बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और इसमें फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये जारी है। हमने जो लेक्चर अभी देखे हैं उसमें पॉपुलेशन मीन म्यू की टेस्टिंग के लिए हमने जेड टेस्ट यूज़ किया है, यानी स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक जो स्टेप है आपका, वहाँ पर आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला ये है z इज इक्वल टू, ये आगे लिखा हुआ है। तो जहाँ z का फार्मूला यूज़ हो हम कहते हैं कि हमने z टेस्ट का यूज़ किया। लेकिन अब हमारा सिचुएशन ऐसी आ रही है कि सिर्फ z टेस्ट नहीं बल्कि एक टेस्ट और भी है। उस टेस्ट का नाम है टी टेस्ट। ये z और t ये आप पहले नाम सुन चुके हैं। ये एस्टिमेशन चैप्टर में जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कर रहे थे तो तब भी आपने ये z और t नाम सुने हैं, और उनके कुछ रूल्स है हमारे पास कि कब हमने z का यूज़ करना है और कब हमने t का यूज़ करना है। ये रूल्स है, ये रूल्स हमने वहाँ पर देखे हैं एस्टिमेशन चैप्टर में। इत्तेफाक ये है कि ये रूल्स मेरे पास मौजूद हैं, ये काम हम देख चुके हैं पहले। देखिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूला में z यूज़ हो रहा है। नीचे फिर एक और केस था, इसमें भी z यूज़ हुआ। एक केस और था, यहाँ पर t यूज़ हुआ। ये कब t यूज़ होता है, कब z इस्तेमाल होने हैं, इसके लिए ये एक पेज है। एक पेज और भी था जहाँ पर इस पेज की मेन हेडिंग है पॉपुलेशन नॉर्मल, और उस पेज के ऊपर हेडिंग थी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल। तो नॉर्मल के भी 3 केस हैं और नॉन नॉर्मल के 2 केस और थे, यानी कुल मिला के 5 केसेस थे। तो हमने अपने डेटा को देखना था कि डेटा हमारा किस केस के मुताबिक था, ठीक है। तो फिर हम वहां पर कभी हम z का यूज करते थे, कभी t का। ये जो रूल्स थे हमारी आज के काम में, जो हमारा चैप्टर जारी है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी रूल्स यही हैं। यही रूल्स हैं जो आप देख चुके हैं कि जब सिग्मा अननोन हो, सैंपल साइज 30 या से बड़ा हो तो z और पॉपुलेशन, ये बातें वही हैं। ये सारे वही, जिस स्टूडेंट्स को ये रूल्स याद हैं उन्हें बहुत अच्छी बात है। यही रूल्स आपके आज हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी होंगे। तो जब आप जिन रूल्स के तहत आप ये टी यूज कर रहे थे, उन्हीं रूल्स के तहत आज आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी टी का यूज करेंगे, यानी टी टेस्ट का यूज करेंगे। अब ये रूल्स मैंने दोबारा लिखे हैं। इन्हीं रूल्स को, ये 3 रूल और 2 रूल जो मैं बता रहा हूं वो यहाँ भी मेरे पास नहीं है। ये जो रूल से 5, ये पांचों के पांचों रूल आज मैंने एक नए तरीके से लिखे हैं। अगर आप में से किसी को ये डिफिकल्ट, यानी इसमें मसला हो रहा हो समझने में, तो हमने एक नए तरीके से लिखा है इसको। तो मुमकिन है आप में से किसी को वो तरीका ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन ये काम और आज का काम मैंने ये नीचे लिखा है। ये जो रूल्स लिखे हैं ये वाले और ये आप देख चुके हैं, ये सेम है, सेम बेस सबकी सेम है। तो हम इसको अब देखते हैं। मैंने इन्हीं बातों को एक नए तरीके से लिखा है। तो चाहे आप ये जो रूल्स आज आप देखेंगे ना, इन्हीं रूल्स के तहत आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा, टाइम इसमें शॉर्ट है हमारे पास। मैंने यहाँ 2 मेन केस बनाए हैं, केस 1 और केस 2। इन दोनों केस की बुनियाद मैंने सैंपल साइज पर रखी है। सैंपल साइज n 30 से ग्रेटर या इक्वल होना, इस सैंपल को कहते हैं कि सैंपल साइज हमारा n लार्ज है। जब 30 या उससे बड़ा सैंपल हो तो हम कहते हैं कि सैंपल साइज हमारा लार्ज है जी। लेकिन जब सैंपल साइज 30 से छोटा हो, n इज लेस देन 30, तो फिर हम कहते हैं कि सैंपल साइज हमारा स्मॉल है। अच्छा, पहले देखते हैं जब सैंपल साइज लार्ज हो फिर क्या होता है। जिस क्वेश्चन के अंदर सैंपल साइज आपका 30 या उससे बड़ा हो और उस क्वेश्चन में आपको यह कहा जाए कि पॉपुलेशन नॉर्मल है, या यह कहा जाए कि पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है, या यह ना बताया जाए, बिल्कुल जिक्र ही ना किया जाए कि पॉपुलेशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल, ये बताया ना जाए, तब भी ये केस नंबर 1 होगा। यानी 30 या 30 से बड़ा हो सैंपल साइज, ये पहली बात नॉर्मल, नॉन नॉर्मल, या तीसरी बात कि हमें बताया ही ना जाए। तो फिर उस सूरत में आपने z टेस्ट ही यूज करना है। यानी सैंपल साइज क्योंकि 30 से बड़ा हो रहा है, लार्ज हो रहा है, तो आपको z टेस्ट यूज करना है। टी टेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है जी। टी को बिल्कुल नाम न लें क्योंकि आपका सैंपल साइज 30 से बड़ा है, लार्ज है। लेकिन z का फार्मूला आप ये देख चुके हैं। अब इस फार्मूले में आ रही है सिग्मा। सिग्मा होती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मसला यह है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाज़ औक़ात क्वेश्चन में नोन होती है, बताई जाती है। जब बताई जाए बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ सिग्मा लिखिए। लेकिन अगर सिग्मा क्वेश्चन में नहीं बताया गया, यानी पॉपुलेशन का SD नहीं बताया जाएगा, तो फिर यकीनन सैंपल का SD आपको बताया जाएगा। यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वो लाजमी दिया जाएगा, उसको हम S कहते हैं। ये S है, ये मैंने लिख भी दिया आगे। व्हेन सिग्मा इज अननोन, यूज S।
एस देंगे तो हम यूज करेंगे। तो फिर आपने जेड के इस फार्मूला में सिग्मा की जगह पर एस लिख देना है। बाकी सारा काम 6 स्टेप का प्रोसीजर, बाकी सारे रूल सेम है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई बातें सैंपल साइज लार्ज की। जब सैंपल साइज स्मॉल होगा, सैंपल साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन नॉर्मल होना लाजमी है। सैंपल साइज देखें, लार्ज के केस में हमने नॉर्मल हो या चाहे नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो, ये रूल्स है। लेकिन ये जो रूल्स लिखे हैं नीचे दो, ये सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए है। सैंपल साइज स्मॉल के अंदर हमारे पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन का केस नहीं है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। नॉन नॉर्मल का केस सिर्फ लार्ज सैंपल के केस में था। जब सैंपल साइज स्मॉल होगा तो फिर पॉपुलेशन नॉर्मल ही होगी, नॉन नॉर्मल आपको देंगे ही नहीं पेपर में। तो इसमें अब आपने ये करना है कि यहां पर स्मॉल सैंपल साइज में जेड टेस्ट भी यूज हो सकता है और टी भी यूज हो सकता है। जेड कब यूज होगा? जब क्वेश्चन में यानी पॉपुलेशन का सिग्मा नोन हो, पॉपुलेशन जिसके मीन को आप टेस्ट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन का सिग्मा मालूम हो, तो फिर चाहे सैंपल साइज लेस देन 30 है, आप जेड टेस्ट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सैंपल साइज लेस देन 30 हो और ये सिग्मा अननोन हो जाए, व्हेन सिग्मा इज अननोन, मालूम ना हो, तो फिर आप सैंपल का एस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर टी टेस्ट का यूज होगा। ये आप और टी का फार्मूला और जेड का फार्मूला मिलते जुलते हैं। देखिए ये एक्स बार म्यू अपनी जगह पर, एन अपनी जगह पर, जस्ट ये है कि सिग्मा की जगह पर ये स्मॉल एस आ जाएगा। स्मॉल एस आपको पता है, ये हम काम में भी देखेंगे कि दिस इज अनबायस्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं अभी इसको, यानी जिस फार्मूला में n-1 आता है नीचे, ये वो एस है जी। अच्छा, अब हम एक काम देखते हैं। A random sample of 200, सैंपल का साइज स्मॉल एन 200 है जी। ट्रक्स were driven on average 300। ये एवरेज सैंपल की बात चल रही है, तो ये एवरेज सैंपल की है, यानी सैंपल का मीन है एक्स बार। तो विद अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 3100, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन बताई जा रही है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नहीं बताई जा रही है, ठीक है जी। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द एवरेज ट्रक माइलेज इन द पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन इज 1700, तो पॉपुलेशन की एवरेज 1700 है। टेस्ट ऊपर लिखिए, टेस्ट लिखा हुआ है, तो टेस्ट कीजिए आप कि पॉपुलेशन की एवरेज 1700 है, यानी पॉपुलेशन का म्यू इक्वल टू 1700 है, आपको टेस्ट करना है। अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव, आपको उसका अल्टरनेटिव खुद बता दिया गया है, दैट एवरेज इज लेस। एवरेज का मतलब म्यू, तो म्यू इज लेस, लेस का मतलब इससे लेस। 1700 सेज यूज 5% लेवल ऑफ। तो ये बातें मैंने लिखी हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हिंट्स हैं आपके, क्योंकि हम ये मेथड प्रोसीजर आप पहले देख चुके हैं लेक्चर्स में, ये करना आपको खुद है क्योंकि ये काम हम देख चुके हैं। ये एन हमने लिख दिया, एक्स बार सैंपल का मीन, सैंपल की एस बताई गई थी, पॉपुलेशन का मीन म्यू से कहा था कि ये टेस्ट कीजिए 1700, और उसका वर्सेस उन्होंने खुद बना दिया था कि एवरेज इज लेस। तो एवरेज लेस का मतलब कि म्यू इज लेस देन 1700, अल्फा हमने ये यूज करनी है। अब आपने ये देखना है कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है ये किस काम के मुताबिक है। सबसे पहले देखिए अपना सैंपल साइज, ये क्या है जी, 30 से ग्रेटर है, यानी आप केस नंबर 1 पर आ जाइए, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आज हमारे इस क्वेश्चन का ताल्लुक इस काम से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज आपका 30 से बड़ा है, ये मैंने लिखा भी है, हिंट्स में लिखा है कि n इज ग्रेटर देन 30 से बड़ा है जी, तो फिर आपको इधर आना है। अब 30 से बड़े में देखिए कि क्या ये जेड सिग्मा वाली यूज करनी है या जेड एस वाली। तो क्योंकि आपको सिग्मा दिया हुआ ही नहीं है, आपको एस दिया हुआ है, तो फिर यकीनन आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो बाकी काम सारा सेम है जी। ये जो म्यू है आपका चला जाएगा H0 में, ये म्यू आएगा H1 में, इक्वालिटी वाला H0 में, और जैसे इक्वालिटी नहीं है वो H1 में, और ये H1 में जब जाएगा तो ये 1 टेल टेस्ट है। इस पर आप अपना लेक्चर देखिए, जो हमने ये 3 लेक्चर पहले देखे हैं उनमें से एक लेक्चर हुआ हुआ है इस काम के ऊपर, आप यकीनन वो देखिए, आप समझ जाएंगे। ये मैंने लिखा भी है, वो यूज टी टेस्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डिटर्जेंट क्लेम्स दैट द मीन, क्लेम है मीन के बारे में, तो क्लेम कहते हैं दावे को, ठीक है। तो जो क्लेम जिस चीज के बारे में होगा ना, आपने उसी चीज को टेस्ट करना होगा, ठीक है, जो शुरू में पता चल जाता है। बहरहाल वो आगे मजीद फिर वजाहत भी करते हैं इस बात की। दैट द मीन वेट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट इज 3.25। क्लेम यह है किसी बंदे का कि मीन वेट 3.25 है।
अ रैंडम सैंपल ऑफ 64, सैंपल अब 64 कर लिया जा रहा है, यानी स्मॉल एन आपका 64 है। बॉक्सेस रिवील्ड अ सैंपल एवरेज ऑफ 3.28, सैंपल एवरेज यानी कि एक्स बार आपको बताया जा रहा है। अ सैंपल एवरेज ऑफ 3.28 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.11 तो ये जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताई जा रही है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी सैंपल की ही है, ये पॉपुलेशन की नहीं है। यूजिंग द 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर एविडेंस दैट द एवरेज वेट ऑफ बॉक्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम 3.25, क्या यहां पर कोई एविडेंस आपको मिलती है सैंपल की बुनियाद पर कि एवरेज यानी कि मीन म्यू इज डिफरेंट फ्रॉम 3.25, यानी म्यू आपका इस कीमत से डिफरेंट है कि नहीं, ये बात आप टेस्ट कीजिए। ये बात देखते हैं हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका सैंपल साइज था 64 जो कि 30 से ग्रेटर है, तो इतना टाइम नहीं था, मैंने यहां से दिया कि हमारा इस क्वेश्चन में हिंट्स के तौर पर कि एन हमारा 30 से बड़ा है। हमें टेस्ट क्या करना है जी, हमें टेस्ट ये करना था कि एवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो एवरेज कहते हैं म्यू को, तो म्यू इससे डिफरेंट है, इट मींस कि म्यू इसके बराबर नहीं है, ये इसको कहते हैं म्यू इज डिफरेंट फ्रॉम 3.25, इससे इक्वल नहीं है। तो हमें ये बात टेस्ट करने को कही है, इसका अपोजिट क्या बनता है जी, इसका अपोजिट बनता है म्यू इज इक्वल टू, तो जिस चीज को टेस्ट करने को कहे ना तो उसका मुखालिफ खुद बना लीजिए, नॉट इक्वल का अगेंस्ट इक्वल, ये चला जाएगा H0 में इक्वालिटी वाला और ये आ जाएगा H1 में। सबसे पहला जो हमने लेक्चर देखा है अब वो देख लीजिए, सारा काम आगे सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपका पॉपुलेशन का सिग्मा अननोन है, सिग्मा अननोन है और सैंपल का एस गिवन है, एस गिवन है और सिग्मा अननोन है। तो क्योंकि सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो फिर आपको पहले तो सैंपल साइज 30 से बड़ा है, ये काम है, इसमें फिर ये नीचे वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स that the time for high school seniors to complete a standardized test is normal random variable, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जो बच्चों का टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने का, वो टाइम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अच्छा, विद मीन ऑफ 35 मिनट्स, और उन बच्चों का जो मीन है वो 35 है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से पता, ये पास्ट जो है ना माजी में ये तजर्बा हमारा ये रहा है इसमें। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 20, सैंपल ऑफ 20 का मतलब स्मॉल एन 20, हाई स्कूल सीनियर्स टुक एन एवरेज ऑफ 33, तो ये एवरेज है, एवरेज तो मीन होता है, ये मीन किसका है, ये एवरेज किसकी है, सैंपल की बात चल रही है ना, सैंपल का एवरेज है, यानी ये सैंपल का मीन है, यानी ये एक्स बार है आपके पास, एक्स बार 33 है, टू 33.1 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टेस्ट विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन S इज इक्वल टू 4.3, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैंपल की दी गई है, क्योंकि ये बात सैंपल की चल रही है, और उन्होंने यहां S लिख भी दिया है। अगर ये S न भी लिखते तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S ही होती है, वो S ही होना था इसको। टेस्ट दी हाइपोथेसिस एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अल्फा आपका जी 1%, दैट म्यू इज इक्वल टू 35, आप ये टेस्ट करें कि म्यू इसके इक्वल है, पॉपुलेशन का मीन इसके इक्वल है 35 के, अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव म्यू इज लेस देन 35, ये बातें लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये 11 बन रहा है, सैंपल साइज 20, हमें एस दिया हुआ है, लिख दिया, अल्फा ये यूज करने को गई है, लिख दी, सैंपल की एवरेज दी हुई थी 33.1 लिख दी मैंने। टू टेस्ट, हमें टेस्ट क्या करना था, टेस्ट ये करना था कि म्यू 35 के इक्वल है और इसका वर्सेस था कि म्यू लेस देन 35 है। ये तो वो इंफॉर्मेशन है ना जो क्वेश्चन में बता दी गई है। तो अब आप गौर कीजिए कि इस आपने टेस्टिंग तो म्यू की करनी है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। अब सोल्यूशन में हम जाते हैं। द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर, एक है H0 एक है H1। ये कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना तो H0 और H1 आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। अब H0 में देखिए ये दो बातें थी, आपने टेस्ट करनी है। इक्वालिटी वाला ये है, H0 में जाएगा, इसमें इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर आएगा। H1 के सामने आप लिख दीजिए वन टेल टेस्ट, क्योंकि यहाँ लेस का साइन है, ये वन टेल है। अगर यहाँ ग्रेटर का भी होता तब भी वो वन टेल होना था,
ये बातें आप पहले लेक्चर में देख चुके हैं। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अल्फा ये बताई गई थी, यूज कर ली हमने। स्टेप नंबर 3, ये जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, इस पर बात कीजिए कि आज जेड क्यों नहीं यूज हुआ, इस काम में हमने जेड क्यों नहीं यूज किया। उसकी वजह यह है कि सैंपल साइज 20 है जो कि लेस देन 30 है, लेस देन 30 है। तो ये जी बैक पेज किया हमने, लेस देन 30 वाला केस है। अब ग्रेटर देन 30 का सोचिए भी नहीं, ठीक है। आपने सैंपल साइज से शुरू कीजिए, ये आपका 30 से लेस का केस है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक जेड का और एक टी का। अब जेड क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह यह है कि सिग्मा नॉन हो तब जेड होता है। आपके इस क्वेश्चन में तो देखिए आपको सिग्मा नहीं बल्कि सैंपल की एस दी गई है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एस दी जा रही है। सिग्मा तो अननोन है, मैं ऊपर लिख देता हूं, सिग्मा इज अननोन। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सिग्मा हमें नहीं बताया गया, तो मैंने ये लिख भी दिया ऊपर। चले, सैंपल का एस दिया जा रहा है, सिग्मा अननोन है, तो फिर अब बैक कीजिए, ये नीचे देखिए आपका सैंपल साइज 20 का है जो किसको फॉलो करता है, लेस देन 30 को। तो सिग्मा अननोन हो और एस दिया हुआ हो तो फिर टी यूज होता है। इसीलिए हम आज के काम में टी का काम करेंगे। और अब आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गए हैं टी टेस्ट में शुरू हो गए। टी टेस्ट बहुत अहम टेस्ट है रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि सैंपल साइज छोटे होते हैं 30 से, और पॉपुलेशन के सिग्मा भी अननोन होते हैं, तो ज्यादा रियल लाइफ में टी टेस्ट का यूज होता है। बहरहाल जेड भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, वो भी बहुत अहम है, वो भी बड़ी अहम चीज है। आप कीजिए, पेपर में दोनों आ सकते हैं। टी का फार्मूला बिल्कुल जेड की तरह है जी, लेकिन सिग्मा क्योंकि नहीं है तो एस लिखना है, और एस ये छोटा एस लिखेंगे। टी के सामने आप लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आप वहां कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी आपको याद होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी n-1। कंप्यूटेशन में आइए जी, आपने टी के फार्मूला वैल्यूज पुट करनी है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है ऊपर, ये सारी दी हुई है, इनको उठाकर अपनी जगह पुट कीजिए। ये मैंने पुट किए हैं, टी का आंसर आ गया माइनस समथिंग। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1 है, n आपके पास 20 है, 20 यहां पुट करिए। अच्छा, कंप्यूटेशन में जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बार बार ही लिखना, वो फार्मूला एक बार हो चुका है, n-1 एक बार हो चुकी है। अब यहां पर जस्ट n की जगह 20 पुट कीजिए, -1 कीजिए, 19 आ गया। ये हो गया आपके पास, टी कैलकुलेट हो गया, उसकी टीएफ भी आ गई। अब आइए क्रिटिकल रीजन के ऊपर। क्रिटिकल रीजन का रूल वही है जो जेड का रूल था, जो तरीका आपने जेड में बात की है इनकी, ये वही है। इसको बनाने का तरीका, ये लाइन लिखते हैं हम, वही रिजेक्ट H0 इफ, ये लाइन तो लिखते हैं, लेकिन ये स्टेप बनता है H1 को देखकर। चाहे जेड टेस्ट है चाहे टी टेस्ट है, ये आपका क्रिटिकल रीजन H1 को देखकर बनेगा। ये पैरामीटर है आपका म्यू की जगह पर आप लिखेंगे आज टी कैलकुलेटेड। आज आप जेड कैलकुलेटेड नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे पैरामीटर की जगह पर, म्यू की जगह पर टी कैलकुलेटेड। लेस का साइन, लेस का अपनी जगह पर आ गया, यहां माइनस, जेड में भी माइनस आती थी, फिर बाद में यहां पर आता था जेड अल्फा, लेकिन आ जाएगा टी अल्फा, जेड का तो नाम ही नहीं है इस काम में, तो टी अल्फा। लेकिन टी अल्फा के साथ आज एक चीज आएगी, n- कॉमा लगाकर आप n-1 लिखेंगे, और ये अल्फा और n-1 टी की सबस्क्रिप्ट में है, इसके ये साथ नहीं है। जेड में सिर्फ था जेड अल्फा, लेकिन टी में उसकी ये n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आती है। अब ये टी कैलकुलेटेड, ये रूल है आपका। आप कह रहे हैं हम रिजेक्ट करेंगे H0 को अगर ऐसा हो गया, तो अगर ये चीज छोटी हो गई इस चीज से तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये टी कैलकुलेटेड आ चुका है हमारे पास, ऊपर रह गया ये टी अल्फा, ये मैंने यहां नीचे लिखा है हेयर ये माइनस टी अल्फा n-1 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू वो ऊपर देखिए जी, ये 0.01 ये पुट की, n-1 पहले आया हुआ है, यहां पुट किया, ये वैल्यू आपको टेबल से मिलनी है। आज टेबल भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टी का टेबल एंड पर है हमारे पास, इसको देखेंगे। ये जी, ये टी का टेबल है। आपका अल्फा यहां चल रहा है 0.01 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है। तो अब आपने 0.01 को वन टेल टेस्ट में देखना है। लेकिन अगर आपका आगे हमारा काम आएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहां 0.01 के नीचे 2 आएगा। जब 2 आएगा तब हम उसको टू टेल टेस्ट में देखेंगे। अभी तो इसके नीचे 1 है, तो 0.01 को पढ़िए, और पढ़िएंगे भी आप, ये लिखा हुआ है वन टेल में पढ़ेंगे, ये 2 टेल नीचे है, 2 में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके इसके नीचे, यहां इसके नीचे 1 मौजूद है। तो ये 1 टेल में आएंगे, ये आगे 0.01, इसको आगे फिर कॉमे के बाद 19 यहां लिखी हुई है, ये डीएफ में, ये डीएफ में लिखी हुई है, यहां से 19 ढूंढिए, ये आ गया ये 19, इसको मिलाएंगे, वहां से 0.01 मिलेगी और आपको आंसर मिलेगा 539 मिलेगा जी। यहां से 19 और वहां से वो 1 टेल पर 0.01 मिलाएंगे आपस में,
ये आ गई 2 पॉइंट। इसके साथ आप माइनस का साइन खुद से लगाइए क्योंकि आपके रूल में आ रहा है जी। फिगर उसी तरह से है z की तरह, हालांकि z की और t की फिगर है थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन है दोनों सिमेट्रिकल। आप वो मसला नहीं, आप बस बना दीजिएगा इस तरह से। ये एक टेल होगी और ये दूसरी टेल है। अब आपकी माइनस की वैल्यू है आज के काम में, इसको लेफ्ट साइड पे प्लॉट करेंगे जी, तो आगे हम प्लस की वैल्यू भी देखेंगे, उसको फिर हम इस साइड पे प्लॉट करेंगे। ये माइनस की है, इधर प्लॉट किया, तो इसके साथ आप लिख भी दीजिए। जरा इसको क्लोज कर देता हूं मैं। ये फिगर है, तो मैंने इसके साथ लिख भी दिया कि भाई ये माइनस टी अल्फा एन माइनस 1 जो टेबल से मिली है वो ये आ रही है, ये लाइन लगा दी, यहां लिख दिया। अब आप अपनी वैल्यू देखिए, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जी, दिस इज माइनस 1.976। इस वैल्यू को देखिए कि क्या माइनस 1.9 जो है हमारा, वो क्या वो इसके इस तरफ आता है या इस तरफ आता है। तो माइनस 1.9 जो है वो माइनस 2 से पीछे होगा, क्योंकि ये जीरो है, जीरो के आगे आएगा -1, -1 के बाद आएगी -2 और फिर -2.5। तो आपका तो -1.9 है जो कि तकरीबन इस जगह पर आएगा। ये रफली मैंने इंडिकेट किया इसको कि हमारा टी कैलकुलेटेड फॉल्स कर इज इक्वल टू -1 जो कि जा रहा है एक्सेप्टेंस रीजन में। तो ये जो आपकी हद थी, टेबल की वैल्यू माइनस से आता है, वो रफली प्लॉट किया हमने। इससे लेफ्ट साइड सारी रिजेक्शन रीजन है और इससे राइट साइड सारी की सारी एक्सेप्टेंस है। चाहे ये माइनस की वैल्यूज हों या चाहे प्लस की वैल्यूज हों, वो सारी राइट साइड पे फॉल करती हैं, लिहाजा हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी आपकी वैल्यू वो पॉइंट से राइट साइड पर है, वो इधर नहीं है, एक्सट्रीम एरिया पर नहीं है, तो आप एक्सेप्टेंस से फॉल कर रहे हैं, लिहाजा आप डिसीजन दीजिए एक्सेप्ट H0 एज टी कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, वो आप खुद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।